तो अब जो है हम लोग थर्मोडायनामिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन के बारे में। उसी वर्क डन के ऊपर थर्मोडायनामिक वर्क डन पढ़ चुके हैं। उसी वर्क डन के ऊपर है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के ऊपर जो है न्यूमेरिकल है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ गैस इज compressed by an average pressure of 0.50 atmospheric pressure so as to decrease its volume from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो है V2 V1 दिया हुआ है। ठीक है, तो V2 V1 दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप वर्क हुआ है लेकिन स्लो वर्क नहीं हुआ है, तो ये इरिवर्सिबल वर्क है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर एक एवरेज प्रेशर दिया गया है। यहाँ पर प्रेशर क्या दिया गया? एवरेज प्रेशर है। एवरेज प्रेशर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क करते जाते हैं सारे स्टेप में, अलग अलग स्टेप में, तो सारे स्टेप के प्रेशर एक एवरेज निकाल लिए, तो एवरेज प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ वो कौन सा वर्क डन हुआ? चूँकि एवरेज प्रेशर है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल प्रेशर नहीं है, एवरेज प्रेशर दिया हुआ है। तो ये जो एवरेज प्रेशर है होने के कारण इरिवर्सिबल वर्क डन होगा। वॉल्यूम एक बार में चेंज हो रहा है, इतना से इतना चेंज हो रहा है, एक ही दे रहा है, मतलब अलग अलग नहीं दे रहा है कि इतना इतना थोड़ा 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 कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं दे रहा है ना। एक प्रेशर लगाया और उससे जितना भी चेंज होना है वॉल्यूम में चेंज हो गया, यानी फाइनल वर्क एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है ना, तो एवरेज प्रेशर दे दिया, तो ये हो गया इरिवर्सिबल वर्क डन। यहाँ पर क्या हो रहा है? इरिवर्सिबल वर्क डन, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इरिवर्सिबल वर्क डन का, WIRR। इसका मतलब हुआ इरिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इनटू डेल्टा V। यही है ना, यही है फॉर्मूला, इसी को यूज करेंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या प्रेशर दिया हुआ है? एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 0.50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर है? 0.50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या हो गया? V2 माइनस V1। ठीक है, माइनस, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। ठीक है, 0.50 और V2 कितना है? V2 मतलब क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा यहाँ 200 है, 400 से यहाँ के कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम को डिक्रीज कराया जा रहा है। गैस इज कॉम्प्रेस्ड, गैस को कॉम्प्रेस कर रहा है, तो वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल हमारा 200 हुआ, V2 हमारा कितना हो गया? 200। ठीक है, और इनिशियल कितना था? 400 से शुरू किया गया था, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल क्या हो गया? माइनस 0.50 ATM इंटू माइनस 200, ये सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ml। सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ml, इसलिए कि हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो ये माइनस को हम हटा देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 0.50 ATM इंटू 200 बाय 1000 लीटर। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे कि नहीं? इसलिए ml को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब को हम ml लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml होता है।
तो सेंटीमीटर क्यूब है ये, उसको ml में लिख दिया, और ml को हमको लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, अब इसका भी डेसिमल हम हटा देते हैं, 50/100 इंटू 200/1000। अब इसका यूनिट क्या हो गया, लीटर एटीएम, लीटर एटीएम, ये हो गया लीटर एटीएम। लीटर एटीएम क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का यूनिट हुआ। लीटर एटीएम क्या हो गया, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया। ठीक है, इसको आप काट देंगे, 500 हो जाएगा। फिर इससे आप काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा, यानी फाइनली क्या आएगा, 0.1 लीटर एटीएम आ गया। ये हो गया हमारा वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन। अब इस वर्क डन को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर एक कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में है एनर्जी, वर्क डन मतलब एनर्जी। तो लीटर एटीएम को अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जूल में, तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर एटीएम में होता है 101.3 जूल। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 0.1 इंटू 101.3 जूल। ठीक है, ये जूल हुआ। अब एनर्जी आ गया हमारे पास। अब ये जो है कन्वर्ट हो गया, किस में, जूल में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली क्या होगा, 10.13 जूल। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। यानी कितना वर्क डन किया भाई, इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, 10.13 जूल। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, 10.13 जूल। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखना है कि लीटर एटीएम को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना होगा तो 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जूल को अगर लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना होगा तो 101.3 से डिवाइड करेंगे, और लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है, इस कन्वर्जन फैक्टर को हमेशा याद रखना है। ठीक है, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल। क्लियर। अभी ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गैस सिलेंडर है। ठीक है, एक गैस सिलेंडर है, उसमें उस गैस सिलेंडर का कैपेसिटी है 5 लीटर। मतलब वो गैस सिलेंडर है ना, उस गैस सिलेंडर में 5 लीटर गैस को हम जमा कर सकते हैं। एक गैस सिलेंडर है जिसमें कि 5 लीटर गैस को जमा कर सकते हैं। 5 लीटर कैपेसिटी है, यानी उसमें 5 लीटर गैस भरा हुआ है। एक सिलेंडर है जिसमें 5 लीटर गैस भरा हुआ है, और उस गैस का वेट जो है 4 kg है। 5 लीटर भरा हुआ है, और जो गैस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है उसका वेट जो है 4 kg है। जो गैस भरे हैं उसका वेट 4 kg है, और जो गैस भरा हुआ है उसका वॉल्यूम 5 लीटर है। यानी 5 लीटर जो भरे, यानी 4 kg गैस को भरा गया है एक सिलेंडर में, तो 4 kg गैस का वॉल्यूम जो है 5 लीटर है, क्योंकि सिलेंडर का कैपेसिटी 5 लीटर का है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, गैस का वॉल्यूम वही होता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो हाँ, सिलेंडर के अंदर 4 kg गैस भरा गया। कौन सा गैस भरा गया, हीलियम गैस। एक सिलेंडर है जिसके अंदर 4 kg 4 किलो हीलियम गैस को भर दिया गया उस सिलेंडर में। उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है 5 लीटर है, इसलिए 4 kg हमने भरा, तो उस गैस का भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जब 4 kg हीलियम गैस भर दिया किसी सिलेंडर में, तो उस सिलेंडर का कैपेसिटी 5 लीटर है, इसलिए उस गैस का वॉल्यूम भी 5 लीटर हो गया। यानी 4 kg हीलियम गैस को हम लोग जो भर दिए सिलेंडर में, तो उस 4 kg गैस का वॉल्यूम हो गया
5 लीटर। तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया और उसमें टेम्परेचर को नोट डाउन कर लिए। जब ये प्रोसेस किया गया, जब भरा गया तो उसमें टेम्परेचर नोट डाउन कर लिए कि उसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हम लोग इसी एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। तो पता किया गया कि वो उसमें 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी गैस को जो सिलेंडर में भरा गया वो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर भरा गया है, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उसमें 27 डिग्री सेल्सियस है। और अगर नहीं भी है तो हो सकता है कि हमने उस जगह का, उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेल्सियस करके रखा है। जिस जगह हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सिलेंडर फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट, सिलेंडर को फिल कर रहे हैं, उसमें गैस भर रहे हैं। ठीक है। अब कहता है कि इस डेवलप्ड लीकेज लीडिंग टू द एस्केप ऑफ द गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। कहता है कि इस सिलेंडर में गैस तो भर दिए, उसमें कितना गैस भरे, 4 किलो। तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया 5 लीटर, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम 5 लीटर है। लेकिन कहता है कि उसमें लीकेज हो गया। अब वो सिलेंडर में लीकेज हो गया, अब किसी भी तरह का लीकेज हो सकता है, उसका रबड़ वगैरह कुछ ढीला हो गया हो, जो भी हो, किसी भी कारण से लीकेज हो गया वो सिलेंडर में। तो जब सिलेंडर में लीकेज होगा तो गैस निकलेगा कि नहीं, गैस तो बाहर निकलेगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये जो गैस बाहर निकल रहा है तो सिस्टम न वर्क हुआ। ये जो सिलेंडर है हमारा सिस्टम है, सिलेंडर क्या है, हमारा सिस्टम है। सिलेंडर के अंदर जो गैस है वही सिस्टम है, तो गैस बाहर निकल रहा है। इसका मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। तो वर्क डन जो होता है किसके अगेंस्ट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। अब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट ही नहीं निकल रहा है ये गैस। तो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस समय था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये लीकेज डेवलप हुआ उस समय एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। गैस जो बाहर निकल रहा है तो इसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करते हुए निकल रहा है ना। गैस बाहर तो ऐसे निकलेगा नहीं, उसको एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करना होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। गैस का लीकेज शुरू हो गया और ये लीकेज कंटिन्यू रहेगा। कब तक, जब तक कि अंदर का भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो जाए। यानी अंदर में प्रेशर ज़्यादा है इसलिए गैस बाहर निकल रहा है, और ये गैस निकलना तब तक कंटिन्यू रहेगा सिलेंडर से जब तक कि अंदर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो जाए। क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर भी जब प्रेशर डिक्रीज होते होते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो ये प्रोसेस रुकेगा, यानी गैस का लीकेज हो जाएगा। तो गैस तो बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा हो गया 5 लीटर, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में आ गया तो वहाँ पर उसका क्या वॉल्यूम होगा, वहाँ पर क्या वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट है वो। तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज होगा ना, क्योंकि प्रेशर में चेंज हुआ। अंदर में प्रेशर ज़्यादा था और वही गैस जब बाहर निकला तो प्रेशर उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला जो कम है। तो जब वो गैस बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यही तो V2 होगा। तो V1 हो गया हमारा, इनिशियल प्रेशर V1 हो गया, और फिर फाइनल प्रेशर हम V2 निकालेंगे। फाइनल प्रेशर V2 का किसके अगेंस्ट निकालेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम निकालना होगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आइडियल बिहेवियर कर रहा है, अज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस अज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर। मतलब जो गैस उसमें भरा गया है वो आइडियल है, आइडियल गैस को भरा गया है, मतलब हीलियम को सपोज किया गया कि वो आइडियल बिहेवियर कर रहा है, यानी आइडियल गैस लॉ हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो उसी आइडियल गैस लॉ से हम निकाल लेंगे कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, इनिशियल वॉल्यूम कितना था और फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, ये निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमने 5 लीटर लिया है, 5 लीटर गैस है, उसका वेट जो है 4 kg है, तो कितना मोल गैस है, क्योंकि कुछ तो बाहर निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा। तो हमको जितना नंबर ऑफ मोल्स, जितना गैस लिए हैं वो मान लेते हैं कि सारा गैस निकल गया बाहर, तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। सिलेंडर में जो भी गैस है सारे के सारे निकल गया, क्योंकि हीलियम तो हल्का गैस होता है, तो इसलिए सिलेंडर के अंदर तो रहेगा नहीं, वो सब के सब निकल जाएगा बाहर, सब के सब बाहर निकल जाएगा सिलेंडर के अंदर, क्योंकि हीलियम गैस लिए है ना,
ये तो बहुत ही लाइट गैस होता है, हल्का गैस होता है, तो सिलेंडर के अंदर नहीं रहेगा, वो सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा, सिलेंडर के अंदर एयर चला जाएगा, उसके अंदर वो रहेगा नहीं हीलियम, तो सारा गैस निकल जाएगा। गैस कुछ भी हीलियम गैस जो है सिलेंडर के अंदर नहीं बचेगा। तो जब सिलेंडर के अंदर था तो उसका वॉल्यूम फिक्स था 5 लीटर, लेकिन जब वो सिलेंडर से बाहर आ गया तो 5 लीटर तो रहेगा नहीं, वो तो बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम। कितना बढ़ेगा तो डिपेंड करता है कि बाहर में प्रेशर कितना है, बाहर में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है फाइनल वॉल्यूम भी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों को अब जो है पहले तो हम पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 4 kg हीलियम गैस, 4 kg हीलियम गैस है ना, 4 kg हीलियम गैस है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। 4 kg हीलियम गैस है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 kg है तो ये हो जाएगा 4 × 1000 ग्राम हीलियम गैस। केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हर चीज़ का जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो ग्राम में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 ग्राम होता है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो जब हीलियम के एटॉमिक मास से टोटल मास में हम डिवाइड कर देंगे तभी ना नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने बताया गया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो कैसे निकालते हैं कि एक्चुअल जो मास है, टोटल मास है ना, जो रियल मास है, एक्चुअल लिया हुआ मास जो है, उसमें हम लोग मोलार मास से डिवाइड करते हैं, यानी एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से। तो हीलियम तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो ये फाइनली क्या होगा, 4 × 1000/4 मोल हीलियम गैस, यही ना हुआ। ये 4 क्या है, ये 4 × 1000 ग्राम है हीलियम का एक्चुअल मास, जितना हीलियम गैस हमने लिया, और हीलियम का मोलार मास यानी हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 ग्राम होता है। तो एक्चुअल मास को हम मोलार मास से यानी एटॉमिक मास से जब डिवाइड करते हैं तभी ना नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। तो एक्चुअल मास है 4 × 1000 ग्राम हीलियम का, और उसी हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो इसलिए हमने 4 ग्राम से डिवाइड किया तो हमको मोल मिल गया, यानी 4 kg हीलियम गैस का मतलब है कि इतना मोल जो है हीलियम गैस है। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 कट जाएगा, फाइनली कितना हो गया, 4 कट गया, तो हमको मिला 1000 मोल हीलियम गैस, यानी हमको क्या मिला, n इक्वल टू मिल गया 1000 मोल। इसको हम लोग 10⁻³ मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, कितना मोल है। जब तक नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं रहेगा फाइनल वॉल्यूम कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, अब जो है इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर है दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे ना, फाइनल वॉल्यूम निकालना हमको पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, इसी टेम्परेचर पे काम हुआ, इसलिए इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर की बात नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया।
चेंज सिर्फ क्या हुआ है, प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंज हुआ है, प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंज हुआ है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मास तो बदलता नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इतना होगा और इनिशियल टेम्परेचर भी होगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 27 + 273 केल्विन इक्वल टू 300 केल्विन। अब हमको निकालना होगा, स्केप कर रहा है फाइनल, ठीक है ना। तो फाइनल जो स्केप कर रहा है तो किस प्रेशर में आ रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ रहा है, इसलिए हम लोगों को निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला है PV इक्वल टू nRT, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है PV इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम जो है वॉल्यूम पता कर सकते हैं ना, PV इक्वल टू nRT बाय P, यानी अगर किसी का वॉल्यूम पता करना हो तो इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इनिशियल वॉल्यूम तो मिल गया V1। अब यही 5 लीटर गैस, ये जो 5 लीटर गैस रखा हुआ है सिलेंडर में, ये बाहर निकल गया तो उसका वॉल्यूम बदल ना जाएगा। यही 5 लीटर गैस जब बाहर निकल गया तो वॉल्यूम तो बदल जाएगा क्योंकि प्रेशर बदल गया है। प्रेशर अब हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी प्रेशर गैस सिलेंडर के अंदर रहा हो, सिलेंडर के अंदर कुछ तो प्रेशर है ही, जब बाहर आया तो उसको प्रेशर कौन सा मिला, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर बदल गया है तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा ना। तो इसलिए बदले हुए वॉल्यूम को हम बोलेंगे V2, वॉल्यूम में चेंज हुआ V1 से V2। तो इसीलिए हम अब निकालते हैं फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V2 दिया हुआ नहीं है लेकिन वो बाहर तो निकल रहा है ना, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, nRT बाय P, nRT बाय P, यही फॉर्मूला को यूज करेंगे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए और सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। n का वैल्यू पहले से निकाले हुए हैं, ठीक है, और सारा वैल्यू को पुट करेंगे। n का वैल्यू कितना है, 10⁻3, ठीक है। उसके बाद r का वैल्यू दे देंगे हम लोग 0.0821, ठीक है। इसका वैल्यू याद रखना है। r का कई तरह का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिए हैं तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में जो होता है 0.0821 होता है, ठीक है। एक दिन लिखा देंगे सारा वैल्यू भी, r का 3-4 तरह का वैल्यू होता है और सारे को लिखा देंगे। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। r का, r क्या है, गैस कांस्टेंट है, r क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो r का वैल्यू याद रखना है, उसको हमने पुट कर दिया। गैस के केस में रहेगा तो हम जो r का वैल्यू है यही पुट करेंगे 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर कितना है हमारा 300 केल्विन, इनिशियल फाइनल सब तो इतना ही है क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ नहीं है ना। ये आइसोथर्मल एक्सपांसन है। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो था आइसोथर्मल कंप्रेशन था, गैस के वॉल्यूम को कम कर रहे। यहाँ आइसोथर्मल एक्सपांसन हो रहा है, गैस के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, गैस के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज होगा, फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा। तो किस प्रेशर के अगेंस्ट बढ़ा है वो देखना है। तो प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर उतना ही रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम ये टेम्परेचर हो गया हमारा 300 केल्विन, ठीक है। केल्विन में ही लिखते हैं, यूनिट बैठाने की जरूरत नहीं है। और प्रेशर क्या है 1 atm, प्रेशर क्या है 1 atm, ठीक है ना। जब प्रेशर 1 atm रहेगा तो उस समय यही देंगे। जब प्रेशर ATM में रहेगा, जब प्रेशर ATM में रहेगा तो R का वैल्यू यही देंगे, बस याद रखना है। प्रेशर जब ATM में रहेगा यानी प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक टर्म में रहेगा तो हम R का वैल्यू 0.0821 ही देंगे। तो प्रेशर कितना है भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1,
ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम आएगा 24630 लीटर, 24630 लीटर, कैपिटल एल दिए लीटर। तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम मिल गया, तो वर्क डन नहीं निकलेगा, वर्क डन निकालना है तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्सपांसन हो रहा है। जब कॉम्प्रेशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्सपांसन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखते हैं बना के, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल दोनों हमको मिल चुका है। तो ये भी तो इरिवर्सिबल वर्क डन हुआ है, क्योंकि ये भी इन्फिनिटेसिमली स्लो वर्क नहीं है, फास्ट वर्क है, बहुत तेज़ी से वर्क हुआ है। तो ये भी इरिवर्सिबल वर्क डन ही है, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आ गया पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी क्या हो गया, V2 माइनस V1। अब सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बिठा देंगे -1 ATM। उसके बाद V2 कितना है, 24630, और V1 कितना है, 5 लीटर, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब -1 इंटू 24625 लीटर ATM, ठीक है, यही हो गया ना, माइनस में आ रहा है ना वर्क डन, ठीक है। अब इसको हम लोग जूल में कैलकुलेट, जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, -24625 इंटू 101.3 जूल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना जूल होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जूल है, जूल में कन्वर्ट हो गया, तो जूल में कितना आएगा। अब इसको अगर हम किलो जूल में भी कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 1000 से भाग कर दे देते हैं। 24625 इंटू 101.3 इंटू 1000 से भाग दे देंगे तो किलो जूल हो जाएगा। 1000 से भाग देने का मतलब, 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तब ना ये किलो जूल होगा, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल मीन्स 1000, 1 किलो जूल मीन्स 1000 जूल। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, या 10⁻³ किलो जूल से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻³ ये हो गया किलो जूल। फाइनली इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा -2.494 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल, 10⁻5 जूल हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वर्क डन निकल गया। पहला कॉम्प्रेशन वाला था, इस बार जो है एक्सपांसन वाला है। एक्सपांसन में वर्क डन नेगेटिव होता है, एक्सपांसन में वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है, ओके।